हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका जो एग्ज़ाम है वो है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और वो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स के अंदर आता है। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम कोड है वो है 1232-1402। इसकी फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड की जो है विकेंद्रीकरण। अगर आपने यूनिट फर्स्ट की एंड सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की और सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले अपनी जो यूनिट सेकंड है उसका नाम है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, देखो, एक केंद्रीकरण होता है और दूसरा होता है अपना विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अपना टॉपिक है और केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जिसमें ना शासन की या फिर जो सरकार है उसकी शक्तियाँ ना एक व्यक्ति के पास होती है या फिर सारी शक्तियाँ ना केवल एक व्यक्ति को दी जाती है, एक ग्रुप को दी जाती है। इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। और जब भी शक्तियों का बंटवारा मतलब कि एक से ज़्यादा व्यक्ति को अगर शक्तियाँ दे दी जाती है ना, तो उससे क्या होता है, लोगों की भागीदारी भी क्या हो जाती है, मतलब कि लोग जो मांग कर रहे हैं या फिर जो अधिकार मांग रहे हैं वो पूरे होते हैं। अगर केंद्रीकरण होगा तो लोगों की मांगें पूरी नहीं होती। ठीक है, तो अपना टॉपिक है यूनिट सेकंड विकेंद्रीकरण, मतलब कि केंद्रीकरण से हटकर है एक टॉपिक, विकेंद्रीकरण उसका अपोजिट। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जिसमें ना शक्तियाँ, जो देश की जो शासन की शक्तियाँ होती है, राजनीतिक शक्तियाँ, वो एक व्यक्ति के पास नहीं होती बल्कि क्या होती है, सरकार के पास होती है दो से ज़्यादा। जैसे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अपने पास, तो इन दोनों के पास शक्तियाँ होती है। केवल एक सरकार को सारी शक्ति नहीं दी जाती। और इससे क्या होता है, अगर दो सरकार के पास, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अगर शक्तियाँ है तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, लोगों के हितों का ध्यान भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, जनता ना उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है और वो आंसर भी दे सकते हैं। और इसमें ना सरकार की जो मनमानी होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि जनता जो कहती है वही लागू किया जाता है और उसी तौर पर कानून बनाए जाते हैं। तो देखते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, जैसा अपना नोट्स में लिखा हुआ है, सामान्य भाषा में मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित मतलब कि इकट्ठी करने के बजाय उसे स्थानीय लेवल पर बांटना। ठीक है, इसमें सरकार की जो भी शक्तियाँ होती है उसको इकट्ठा नहीं किया जाता बल्कि क्या कर दिया जाता है, स्थानीय लेवल बांट दिया जाता है, ताकि क्या हो, जनता की सारी मांगें पूरी की जा सके। देखो, एक केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण में केवल एक ही सरकार होती है, केंद्रीय सरकार। ठीक है, और वो जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं देती और वो अपनी मनमानी चलाती है और जनता पर ना अपना निर्णय थोपती है। ठीक है, और जनता से मांग भी करती है, खुद मांग करती है जबकि जनता मांग करती है। लेकिन इसमें क्या होता था, जनता वो खुद मांग करती है सरकार, लेकिन इसमें क्या है, स्थानीय लेवल पर बांट जाए। जब भी सरकार स्थानीय लेवल पर बांट दी जाती है या राज्य के लेवल पर बांट दी जाती है तो उसमें जनता का हित ही होता है। ठीक है, क्योंकि राज्य लेवल पर जनता को ध्यान में दिया जाता है ताकि जनता की सत्ता में भागीदारी हो सके और जनता अपने हितों की रक्षा करने के लिए शासन प्रशासन में भागीदारी कर सके। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारा कार्य एक जगह नहीं होता, अलग अलग जगह से चलाया जाता है। तो इसमें शासन जो है वो अलग अलग जगह से चलाया जाता है, कभी केंद्रीय सरकार तो कभी राज्य सरकार, और राज्य सरकार में भी कई सारे हो गए, तो वो क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। तो विकेंद्रीकरण एक तरीके से हम कह सकते हैं देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अगर केंद्रीकरण होता है तो वो केवल अपने आर्थिक उसके लिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एक तरीके से देश को लूटना उसका काम होता है। ठीक है, उसका मकसद एक ही होता है कि वो क्या करे, अपना विकास करे, एक तरीके से जिसे बोलते हैं ना सेल्फिशनेस, वो करती है। और दूसरी बात, विकेंद्रीकरण में क्या होता है, विकेंद्रीकरण में ना ये जनता के हितों पर ध्यान देती है। ठीक है, अपना सेल्फिशनेस पर ध्यान नहीं देती बल्कि क्या करती है, जनता के हितों पर और ध्यान दिया जाता है। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है, विकेंद्रीकरण का महत्व। ठीक है, इसके 4 से 5 पॉइंट है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों पर ध्यान, मतलब कि विकेंद्रीकरण की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, या फिर इसके कार्य क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में क्लियर हो जाएंगे। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों पर ध्यान दिया जाता है, मतलब कि भारत जैसे समाज में कई प्रकार के वर्ग हैं तथा समाज विषम, मतलब कि समाज में ना अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जिसके कारण वो बराबर नहीं है। ठीक है, होने के कारण
केंद्रीय सरकार अकेले नीतियां बनाकर सभी वर्गों की आवश्यकता या ज़रूरतों का समान रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं है। मतलब कि विकेंद्रीकरण इसलिए किया गया है क्योंकि ना समाज के अंदर ना कई प्रकार के वर्ग है और समाज में ऐसे लोग हैं जो मतलब कि एक दूसरे मतलब कि भेदभाव भी चलता है। कुछ लोग अमीर है तो कुछ लोग गरीब है, तो समाज क्या है, एक तरीके से विषम मतलब होता है जिसमें ना सब चीज़ बराबर नहीं होती होने के कारण केवल एक सरकार ना नीतियाँ बनाकर सभी की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या किया जाता है, देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। मतलब कि कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई है तो कुछ शक्तियाँ किसको दी गई है, राज्य सरकार को। इतना ठीक है, ताकि सभी वर्गों के हितों की ओर ध्यान दिया जा सके। मतलब कि केंद्र सरकार सबकी ओर ध्यान नहीं दे सकती तो कौन देगा, राज्य सरकार हेल्प करेगी। अगर जो चीज़ केंद्र सरकार भूल जाती है वो चीज़ कौन करता है, राज्य सरकार। और अगर राज्य सरकार कोई चीज़ भूल जाती है तो उसको पूरा कौन करता है, केंद्र सरकार। तो एक तरीके से ना सभी वर्ग ना उन पे ध्यान दिया जाता है केवल विकेंद्रीकरण करके। दूसरा अपना पॉइंट आता है आम जनता की भागीदारी। शासन एवं सत्ता में आम जनता की भागीदारी तय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। इससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी मतलब कि जवाबदेही बनती है। मतलब कि सरकार जनता के प्रति, देखो जनता अगर उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि तुमने ये नीति क्यों लागू की, अगर तुम ये नीति लागू करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तुमने ये किस वर्ग के लिए नीति लागू की है, इससे हमारे को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जनता अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछती है गवर्नमेंट से या सरकार से तो सरकार को उत्तर देना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार बनाई किसने है, जनता के द्वारा ही वो सरकार बनाई गई है। तो जिसने सरकार को बनाया है वो क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरी बात, कार्य करने की स्वतंत्रता। मतलब कि विकेंद्रीकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, कोई भी वर्ग कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कंडीशन है जो दे रखी है अंदर। विकेंद्रीकरण में हर कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से, अपनी मर्जी से कार्य करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि उसको लिबर्टी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। कार्य करने की स्वतंत्रता प्रशासन को चलाने के लिए बनाए गए नियमों कानूनों के दायरे के अंदर होती है। मतलब कि जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसके दायरे में रहकर या उसकी सीमा में रहकर ही कोई व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा कार्य ना करे जो क्या हो, कानून नीति और उसके दायरे के बाहर हो। अगर कोई व्यक्ति कानून नीति इसके दायरे से बाहर कोई काम करता है तो उसको अपराध मतलब कि उसको दंड भी दिया जाता है। और ऐसा केवल सरकार ही नहीं, संविधान में भी लिखा गया है। फोर्थ पॉइंट आता है अपना सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास की योजनाएं का निर्माण करना। ठीक है, सामाजिक न्याय, समाज के अंदर न्याय स्थापित करना और आर्थिक विकास करना देश का, इसकी योजनाएं भी बनाई गई है। देखते हैं विकेंद्रीकरण का महत्व इसलिए भी है, मतलब कि विकेंद्रीकरण शक्तियों का बंटवारा हम मतलब कि इसलिए किया गया है क्योंकि इस व्यवस्था में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक विकास की योजनाओं में लोगों की भागीदारी होती है। अगर समाज से रिलेटेड कोई काम करते हैं या आर्थिक विकास करना है तो लोगों की भागीदारी इसमें होती ही होती है। मतलब कि लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तथा साथ ही साथ वह प्रक्रिया स्थानीय स्तर से लागू होगी। मतलब कि राज्य के लेवल पर वो लागू होती है। पहले क्या होता था, केंद्र में योजना बनती थी, मतलब पहले पूरे देश में बनती थी, वहाँ से क्या होता था राज्य में आती थी और राज्य द्वारा जिला, ब्लॉक और गांव में आती थी। अब क्या किया गया, सिस्टम उल्टा कर दिया गया। अब कहाँ से शुरू होती है, स्थानीय लेवल से। ठीक है, पहले केंद्रीय लेवल से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होती थी, गांव में या फिर जिला ब्लॉक में ख़त्म होती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जो भी प्रक्रिया शुरू होती है वो पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, स्थानीय लेवल पर। क्यों, क्योंकि स्थानीय लेवल पर जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है और स्थानीय लेवल पर ही ना सरकार जो होती है वो जनता के हितों की ओर ध्यान देती है, ना कि केंद्रीय सरकार। सो गाइस, ये थे अपने विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन और उसका महत्व। अब साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक हम इंक्लूड करते हैं, विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण। विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण मतलब कि नज़रिया, जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, इसके कितने दृष्टिकोण हैं, 4। मतलब कि 4 नज़रिए से हम इसे देख सकते हैं कि ये क्या है, विकेंद्रीकरण या शक्ति का बंटवारा क्या है। तो देखो इसके 4 दृष्टिकोण हैं। पहला क्या है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या होता है, यह नज़रिया विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक अंत मानता है।
ठीक है, विकेंद्रीकरण से क्या हो चुका है, अंत हो चुका है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, ये मानता है। इसके अनुसार निर्णय लेने के दिए अधिकार लोगों को सौंपे जा सकते हैं। मतलब कि इसमें क्या है, जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके सारे अधिकार किसको दिए गए हैं, जनता को सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि जनता को जब सारे अधिकार सौंप दिए जाएंगे तो कुछ होते हैं कि निर्धन होते हैं और कुछ होते हैं जो अपनी क्या बोलते हैं लालच में आकर अपने अधिकारों का गलत प्रयोग या फिर अपने अधिकार को बेच भी सकते हैं। ठीक है, जैसे सार्वभौमिक अधिकार होता है, कुछ लोग क्या होते हैं लालच में आकर अपना जो वोट है वो बेच देते हैं। तो ठीक है, तो इनके अनुसार ना सैद्धांतिक दृष्टिकोण मतलब कि लिखा गया है कि ये नज़रिए में विकेंद्रीकरण जो है वो अपने आप में एक अंत है, क्योंकि इसमें सारे निर्णय जो अधिकार है वो लोगों को सौंपे जा सकते हैं। दूसरा अपना आता है राजनीतिक दृष्टिकोण, मतलब कि पॉलिटिकल लेवल पर दृष्टिकोण क्या नज़रिया है। ये दृष्टिकोण मानता है कि प्रशासन की विकेंद्रीकरण नीति या व्यवस्था बनाने का विचार राजनीतिक निर्णय पर आधारित है। मतलब कि राजनीतिक दृष्टिकोण ये कहता है, राजनीति के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी ये विकेंद्रीकरण किया गया या व्यवस्था बनाई गई है, इसका विचार या ये सोच किसकी थी, राजनीतिक निर्णय जो पॉलिटिकल डिसीजन था उस पर बेस्ड थी। अब अपना थर्ड पॉइंट आता है प्रशासनिक दृष्टिकोण। ठीक है, प्रशासनिक मतलब कि एक तरीके से सरकार से रिलेटेड क्या नज़रिया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मतलब कि कार्य, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन जो देश के लेवल पर होती है और स्थानीय प्रशासन मतलब कि जो राज्य के लेवल पर होती है, इनके बीच काम करने वाली प्रशासकीय इकाइयाँ, मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में ना कई सारी प्रशासकीय इकाइयाँ यूनिट्स होती हैं, कई सारे व्यक्ति होते हैं या फिर समितियाँ, ठीक है, या संस्थाएं होती है जो काम करती है प्रशासन में, उनका गठन करके प्रभावशीलता प्राप्त करना। मतलब कि इनको क्या करना है, मजबूत करना है। केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना क्या है, प्रशासनिक दृष्टिकोण एक नज़रिया है विकेंद्रीकरण के तहत। फोर्थ अपना बोला गया है दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। दोहरी भूमिका दृष्टिकोण क्षेत्र प्रशासन से कानून और व्यवस्था का रखरखाव, सामाजिक आर्थिक विकास या वर्तमान के सामाजिक कल्याण के विचारों के साथ संघर्ष में आता है। तो ये अपने क्या थे, 4 दृष्टिकोण थे। तो ये अपना क्या है विकेंद्रीकरण का थोड़ा सा टॉपिक। इसके तहत अपना जो अभी जो सेकंड यूनिट है इसके 2 टॉपिक रह रहे हैं अपने विकेंद्रीकरण के प्रकार और स्थानीय स्वशासन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो है साथ ही साथ अपनी जो सेकंड यूनिट है वो ओवरऑल फिनिश हो जाएगी। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।